नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। दिल्ली में जो है शराब घोटाले में ईडी की अर्जी पर आज सुनवाई। बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। शराब घोटाले में ईडी की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। 5 समन के बाद भी पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। मंत्री आतिशी आज ईडी को लेकर करेंगे दूसरा खुलासा। तो 5 समन के बाद भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए और वहीं मंत्री आतिशी आज ईडी को लेकर दूसरा खुलासा करने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। आज शराब घोटाले में ईडी की अर्जी पर सुनवाई होगी और दिल्ली से ये जानकारी सामने आ रही है। 5 समन के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए और मंत्री आतिशी आज ईडी को लेकर जो है दूसरा खुलासा करने वाली हैं। हालांकि कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी को लेकर कई बातें बताई थी और उन्होंने अपना पक्ष रखा था, ईडी पर जमकर निशाना साधा था और इसी के साथ आज एक बार फिर से ईडी को लेकर खुलासे करने वाली है। तो शराब घोटाले में ईडी की अर्जी पर आज सुनवाई होगी और 5 समन के बाद भी। और उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून का ड्राफ्ट पेश किया। सीएम धामी ने कहा कि इस बिल में सभी धर्मों और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। यूसीसी पर ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। इस बिल को सदन में रखकर बीजेपी सरकार गदगद है। वहीं इसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और बीजेपी सरकार 24 को लेकर यूसीसी के जरिए राजनीति करने के आरोप लगा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। आज प्रतीक्षा समाप्त हो रही है और आज देवभूमि से समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में हम आपके सामने उपस्थित करते हैं। आखिरकार उत्तराखंड में इंतजार खत्म हुआ और जो वादा सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जनता से किया था वो वादा निभाने के लिए फाइनल दाव चल दिया। उत्तराखंड के विधानसभा में मंगलवार को उत्तराखंड के विधानसभा का मंगलवार का यह नजारा देश के इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आखिरकार यूसीसी बिल को पेश कर दिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदन में यूसीसी का बिल पेश किया और अब इसी के साथ ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करना सीएम धामी की प्राथमिकता में शामिल रहा। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने 20 महीने के कार्यकाल में तमाम धर्म, समुदाय, आमजन और राजनीतिक दलों से संवाद करके संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया। 2 फरवरी को 4 खंडों और करीब 740 पेज का यह ड्राफ्ट समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपा, जिसे आखिरकार सदन के पटल पर रख दिया गया। इस कानून को सदन के पटल पर रखकर जहां एक तरफ बीजेपी सरकार और नेता अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अब देश के इतिहास के पन्नों में आज का दिन उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर बन गया। निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और आज यूसीसी का ड्राफ्ट और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पटल पे रखा है। सर, विपक्ष का रुख किस रूप में देखते हैं, क्योंकि वो लगातार मांग कर रहे थे, कह रहे नियम विरुद्ध चल रहा है। देखिए, सारी चीजें नियम संगत हो रही हैं और मैं कह सकता हूं कि भारत के संविधान से हम भी बंधे और वो लोग भी बंधे हैं। आर्टिकल 44 कहता है, एक्सप्रेसली कहता है, द स्टेट सेल मैं एम्पैटिकली कह रहा हूं, द स्टेट सेल endeavor to secure uniform civil code for the citizens throughout the territory of India. ये आर्टिकल 44 कह रहा है। अब उसमें लीड लेने का काम उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, तो मैं फक्र है इस बात का। तो इस देश के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, उस संविधान में यूसीसी का स्थायी प्राविधान किया गया है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उसको नहीं होने दिया है। ठीक ये कांग्रेस के ब्लड में है, उनके जीन्स में है। आज उसी को कांग्रेस ने दर्शाया है और जो ऐतिहासिक काम बाबा भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा करने उत्तराखंड जा रहा है, तो आज भी बाबा भीमराव अंबेडकर के उस स्थायी
यूसीसी के प्राविधान को आज कांग्रेस ने विरोध किया। इससे कांग्रेस का चेहरा उजागर होता है कि कांग्रेस दलित विरोधी है। युवा मुख्यमंत्री को पहले तो बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने अपने जो कमिटमेंट किया था उसे आज फुलफिल करते हुए नजर आ रहे। जिस तरह से एक भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है विपक्ष द्वारा कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि कहीं से कहीं तक ये किसी के खिलाफ नहीं है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, किसी विचार के खिलाफ नहीं। ये बेटियों को ताकत देने वाला मुझे लगता है कि एक एक्ट बनेगा, एक विधेयक बनेगा जिसमें बेटियों को बराबर के अधिकार होंगे। 50%, 50% अगर बेटे का प्रॉपर्टी में हिस्सा 50% है तो बेटियों को भी 50% मिलेगा। मुझे लग रहा है कि इस पे तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर यूसीसी के जरिए उत्तराखंड में राजनीति करने और 24 के चुनाव में सियासी रोटी सेकने के आरोप लगा रहा है। आज आप प्रस्तुतिकरण करें, ले करें, कल उसको चर्चा होती, हमें पर्याप्त समय मिलता तो हम अपनी बात को रख पाते। गुण दोष के आधार पर कायदे से जो विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट है, जो विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट है उसको सदन के पटल पर आज रखना चाहिए था, जिससे हम गुण दोष के आधार पर उसमें हमारे माननीय विधायक उसको पढ़ पाते और गुण दोष के आधार पर फैसला लेते। और लेकिन सीधे विधेयक को लाना और विशेष समिति की रिपोर्ट को दरकिरार करना ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जो विधेयक है अब इसमें तो बहुत जल्दीबाजी हो रही है। ये अगर इनको जल्दीबाजी में लाना भी था तो इसको अब ले करते, बजट सत्र में इसका पारण कराते, सब लोग पढ़ लेते, स्टडी कर लेते, तो ये तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो गई है उत्तराखंड के अंदर। ये विषय समवर्ती सूची का है, इसमें राज्य भी कानून बना सकता है, लेकिन जिस तरीके का आज आचरण आपने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का सदन के अंदर देखा तो उनका यूसीसी से कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हम वातावरण कैसे बनाने का काम करें, ये उनका मकसद है। ये तो पर्याप्त समय नहीं दिया और दूसरी व्यवस्था का प्रश्न है। नियमावली के अनुसार सत्र चलाया नहीं जा रहा है, सरकार कार्य मंत्रणा करती है, उसमें एक तरफा कार्रवाई हो जाती है, तो इसलिए लग ही नहीं रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संरक्षण का कार्य सदन के पटल से हो पा रहा है। पिक्चर अभी बाकी है। तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत की माने तो यूसीसी की ये राह सरकार के लिए इतनी आसान भी नहीं होने वाली जितनी सरकार समझ रही है। अगर लागू हो जाएगा तो इसमें संवैधानिक आगे दिक्कतें आएंगी, कोर्ट में जाएगा। और अभी तो आपका ना इसमें केवल मुसलमान नहीं है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी हैं। आप किस किस के दुश्मनी मोल लेंगे? यहाँ 3 लाख से ज़्यादा सिख है, 14 लाख से ज़्यादा मुसलमान हैं, उसके बाद 3 लाख के आसपास क्या कहते हैं जनजातियाँ हैं। इनको सबको फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस है। उनका क्या करेंगे आप? वो दिक्कतें हैं। आप वाहवाही लुटाने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा कर लो, लेकिन व्यवहार में क्या उतार पाओगे, सवाल उसका है। सरकार ने विधानसभा के पटल पर ये कानून रख तो दिया और ये कानून बहुमत होने की वजह से बीजेपी पास भी करवा लेती है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार सरकार इस कानून को लागू करने में आने वाली दिक्कतों से कैसे निपटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, देहरादून। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा दौरे पर है। गोवा दौरे के दौरान पीएम मोदी मंगलवार को भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया और 1350 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में अगले 5 से 6 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में करीब 67 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश होगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में वैश्विक निवेशकों को भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित भी किया। आज भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के कारण भारत जल्द ही हाइड्रोजन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का केंद्र बनने वाला है। मुझे विश्वास है भारत का ग्रीन एनर्जी सेक्टर इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री दोनों को श्योर शॉर्ट विनर बना सकता है। साथियों, इंडिया एनर्जी वीक का ये आयोजन सिर्फ भारत का आयोजन नहीं है, ये आयोजन इंडिया विद द वर्ल्ड एंड
इंडिया फॉर द वर्ल्ड इस भावना का प्रतिबिंब है। आज एनर्जी सेक्टर से जुड़े विचार विमर्श और अनुभवों को साझा करने का मंच बन गया है। आइए एक दूसरे से सीखने पर, तकनीक की साझेदारी पर और सस्टेनेबल एनर्जी के नए रास्तों को तलाशने पर एक साथ आगे बढ़ते हैं। लेट अस लर्न फ्रॉम ईच अदर, let us collaborate on cutting edge technologies and let us explore avenues for sustainable energy development. हम एक साथ मिलकर एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जो समृद्ध भी हो और जिसमें पर्यावरण का संरक्षण भी हो सके। आज भारत अपने यहां 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग मिशन पर काम कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी एक सप्ताह पहले जो भारत का बजट आया है, उसमें हमने अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक के खर्च का संकल्प लिया है। इसका एक बड़ा हिस्सा एनर्जी सेक्टर के खाते में जाना तय है। इस बड़ी राशि से रेलवे, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज या हाउसिंग, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बनेगा, सभी को एनर्जी की जरूरत होगी। कि भारत कैसे अपनी ऊर्जा क्षमता को, एनर्जी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रहा है। हमारी सरकार ने जो रिफॉर्म्स किए हैं, उससे भारत में घरेलू गैस का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। हम प्राइमरी एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस को 6% से बढ़ाकर 15% तक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए अगले 5-6 वर्षों में करीब $67 बिलियन का निवेश होने जा रहा है। हम पहले ही विश्व के सबसे बड़े रिफाइनर में से एक है। आज हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी 254 MMTPA से अधिक हो गई है। हमने 2030 तक भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी को 450 MMTPA तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भारत पेट्रोकेमिकल और अन्य फिनिश प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में भी एक बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। मैं आपको ऐसे कई और उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन इन सारी बातों का मूल ये है कि भारत इस समय एनर्जी पर इतना निवेश कर रहा है जितना पहले कभी नहीं हुआ। और इसलिए आज दुनिया में ऑयल, गैस और एनर्जी सेक्टर से जुड़ा करीब हर लीडर भारत में निवेश करना चाहता है। और झारखंड में राहुल गांधी की यात्रा में नए सीएम बने चंपई सोरेन के पहुंचने और राहुल गांधी के बीजेपी पर निशाना साधने के बाद झारखंड में कांग्रेस का आत्मविश्वास चरम पर है, जिसके सहारे राहुल जहां एक तरफ झारखंड में नई सरकार बनाने का क्रेडिट लेते नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी पर भी हमलावर है। मगर विपक्ष का दावा है कि अलग अलग राज्यों में सीटों के बंटवारे को लेकर बटी कांग्रेस और जेएमएम का झारखंड में वही हाल होना है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। उन्हें 47 विधायकों ने समर्थन दिया, लेकिन चंपई का विश्वास
जिस बुनियाद पर टिका है उस विश्वास को कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी खोई हुई सत्ता वापस लाने में जुटे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से भारत को एक तीर में बांधने की कोशिश की जा रही है। शायद केंद्र में इंडिया गठबंधन की कवायद इसी सीढ़ी का एक हिस्सा है। राहुल गांधी ने रांची में न्याय यात्रा के जरिए राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने और आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने का वादा किया। राहुल गांधी ने ये आरोप भी लगाया कि बीजेपी ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल सरकार को गिराने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने पूरे घटनाक्रम को जाति से जोड़कर कहा कि हेमंत सोरेन पर ये कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि मुख्यमंत्री एक आदिवासी थे। चंपई सरकार को बहुमत हासिल होने के घटनाक्रम को उन्होंने इंडिया गठबंधन की जीत से जोड़कर कहा कि हमने बीजेपी आरएसएस की साजिश को रोक दिया और गरीबों की सरकार की रक्षा की। लेकिन एक बात हर ओर गूंज रही है कि झारखंड में कांग्रेस अब जेएमएम को खुद से बड़ा दिखाने की कोशिश करेगी और झारखंड कांग्रेस के कई नेताओं के बयानों से ये समझ आ रहा है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बीजेपी के उन आरोपों का जवाब दिया जिसमें बीजेपी ने झारखंड सरकार को आधार और विचारहीन बताया था। ये 5 साल के लिए बना था ना, जनादेश हेमंत बाबू के नेतृत्व में। आज साजिश के तरह 4 साल के वादे उसको रुक गया। हमने उसी दिन भी कहा हेमंत बाबू को किसी तरह का आरोप नहीं है। उसका बाद नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो क्या आप समझेगा, पाटवाने कहिए कि पट्टू कहिए। और हेमंत बाबू जो योजना बनाया ये आप लोग भी वाकिफ है, उस योजना को हमको पूरा करना है। जल्दी होगा, हो जाएगा क्या? जल्दी हो जाएगा, आप लोग कोई चिंता नहीं करें। देखो, जिसका पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तो उसी तरह का कोई एक ठो बात बोल के उसको टाइम बिताना है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी सुन रहे और भी लोग सुन रहे हैं। उनका पास कोई है मुद्दा, उनका मुद्दा भी हो चुका है। वहीं राहुल गांधी और चंपई सोरेन के आरोपों पर बीजेपी हमलावर है और लगातार सरकार से सवाल कर रही है कि आधार और विचारहीन गठबंधन चुनावों से पहले ही बिखर जाएगा। वहीं ऐसे में सवाल है, तो क्या जेएमएम जिस आदिवासी, दलितों के आरक्षण, सरना कोड के मुद्दों को लेकर सत्ता की सीढ़ी पर पहुंची है, उसी मुद्दों को लेकर कांग्रेस भी सियासत सेकने में लगी है। इस सियासत से जेएमएम को बल मिलेगा या फिर उसके अरमान टूट जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और खबर गाजियाबाद से है, जहां आईएएस इंद्र विक्रम सिंह को जिलाधिकारी के साथ साथ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। उपाध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की प्राथमिकता गाजियाबाद के हित में विकास कार्यों को पूरा करना है और उनकी रुकी हुई प्रोजेक्ट को पूरा करना है, जिससे प्राधिकरण की रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके और नई योजनाओं पर भी काम चलाने की योजना बनाई जा सके। अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं ये बता दूं कि रेवेन्यू का भी उतना कठिनाई नहीं है, यद्यपि हरदम विकास कार्यों को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी हमारा प्राधिकरण सरप्लस प्राधिकरणों में से है, जिसके पास आगे भविष्य के लिए कार्य करने के लिए धन है और जो हमारे प्रोजेक्ट्स, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कंप्लीट करने भर का पैसा हमारे पास है। निकट भविष्य में हमको इसकी आय के स्रोत बढ़ाने के नज़रिए से जो हमारी अटकी हुई प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हों या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हों, उनको हम डिस्पोज ऑफ करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।
और उत्तराखंड एकता मंच ने उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सरकार से मांग की है कि रोजगार, मूल निवास, भू कानून, परिसीमन, महिला सुरक्षा, भाषा एवं संस्कृति संरक्षण की मांग को लेकर उत्तराखंड वासियों ने प्रदर्शन किया है। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।